आज हम संस्कृत मस्ती चैनल पर क्लास 10th का भौतिक विज्ञान लेसन 6 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊर्जा का स्रोत। पाठ का नाम है लेसन 6 ऊर्जा का स्रोत। टोटल भौतिक विज्ञान में क्लास 10th का कुल 6 पाठ है, लेसन 6 तक ही। तो लास्ट पार्ट है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अगर पिछले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो आज हम क्लास 10th का लेसन 6 भौतिक विज्ञान का ऊर्जा का स्रोत के बारे में जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊर्जा का स्रोत। चलिए, लेसन 6 है, ऊर्जा का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का जो है उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, अथवा उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन और ऊर्जा के उत्तम स्रोत। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत वे हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं, सस्ता हो, ऊष्मीय मान उच्च हो। ऊष्मीय मान मतलब उसका गर्मी ऊष्मा अधिक देती हो, वही होता है ऊष्मीय मान उच्च हो। और चौथा पॉइंट है जिसका भंडारण एवं परिवहन की सुविधा हो और जो पर्यावरण को कम प्रदूषित करे। मतलब ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वह ऊर्जा के उत्तम स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? जीवाश्म ईंधन मतलब कि जो जीव जंतु जो दब कर मर जाते हैं और उसी से पेट्रोलियम बन जाते हैं। बहुत सालों 10 साल 12 साल लग जाते हैं। वही कर रहा है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। तो जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय स्रोत है मतलब कि एक बार अगर उसका उपयोग कर लीजिएगा तो फिर वो वहाँ से खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय मतलब है कि पुनः फिर से आ जाए। जैसे सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन है, वही ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जीवाश्म ईंधन। सेकंड पॉइंट है, इन ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। थर्ड पॉइंट है, इन ईंधनों के जलने से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है जीवाश्म ईंधन से। इन ईंधनों के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसी गैस उत्पन्न होती है जो अम्लीय वर्षा कराती है। इन सब ईंधनों से जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है जो अम्लीय वर्षा कराती है। इसी कारण ताजमहल का रंग उड़ जाता है, अम्लीय वर्षा के कारण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। यदि इनका उपयोग लगातार करें तो ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और पुनः इन्हें प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाएंगे और हमें ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। अतः ऐसी स्थिति को टालने के लिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरण में तो खत्म हो जाए तो बहुत दिनों लाखों वर्ष लग सकते हैं फिर से मिलने में। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। यदि इनका उपयोग लगातार करें तो ये शीघ्र समाप्त हो जाएगा और पुनः इन्हें प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाएंगे और हमें ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। अतः ऐसी स्थिति को टालने के लिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं।
4 नंबर देखिए, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त और क्यों? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों उपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं, उपयोग। तो सोलर कुकर के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है। कौन? अवतल दर्पण उपयुक्त है क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके फलस्वरूप वहां का ताप बढ़ जाता है और खाना पकाने में सुविधा होती है। सोलर कुकर के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके फलस्वरूप वहां का ताप बढ़ जाता है और खाना पकाने में सुविधा होती है। यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब 5वें प्रश्न को देखेंगे हम। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। आमतौर पर सौर ऊर्जा को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन इससे भी पराबैंगनी किरणें निकलती है जो काफ़ी खतरनाक होती है और इसके चलते त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद होता है। यहाँ कॉमा नहीं होगा। इसके चलते त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद होता है। तो कह रहा है कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। आमतौर पर सौर ऊर्जा को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन इससे भी पराबैंगनी किरणें निकलती है जो काफ़ी खतरनाक होती है और इसके चलते त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद होती है। तो ये 5वें प्रश्न थे। 6 नंबर देखिए, रॉकेट ईंधन। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। जो रॉकेट ईंधन है उसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अच्छा मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं है? और अच्छा मानते हैं तो क्यों मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं? वही पूछ रहा है। तो उत्तर देखिए, हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है। क्या है? स्वच्छ ईंधन। हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसके जलने से कोई हानिकारक गैसें नहीं निकलती हैं और इसका ऊष्मीय मान सीएनजी से अधिक होता है। सीएनजी से अधिक ऊष्मा हाइड्रोजन देती है। तो मतलब कि हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसके जलने से कोई हानिकारक गैसें नहीं निकलती है और इसका ऊष्मीय मान सीएनजी से अधिक होता है। हाइड्रोजन गैस का भंडारण एवं परिवहन करना मुश्किल है। इसका उपयोग सुविधाजनक नहीं है क्योंकि यह विस्फोटक के साथ जलता है। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें जिसे आप नवीकरणीय समझते हैं। अपने चयन हेतु तर्क दें। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दोनों नवीकरणीय समझते हैं क्योंकि ये दोनों कभी खत्म नहीं हो सकता। तर्क है इसका कि पहला, इनके भंडारण अपार हैं, इनके भंडारण बहुत है, खत्म नहीं होगा। और सेकेंड, मनुष्यों द्वारा इनके उपयोग से ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे जिसे आप नवीकरणीय समझते हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा लिख दीजिएगा।
और तर्क में ये दोनों पॉइंट। ये प्रश्न संख्या 7। अब 8 देखेंगे हम। ऐसे दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे जिसे आप समापन योग्य मानते हैं। समापन योग्य मतलब समाप्त होने योग्य। अपने चयन हेतु तर्क दें। तो कोयला, पेट्रोलियम ये सभी समापन योग्य माने जाते हैं क्योंकि ये सब बहुत कम मात्रा में अब सीमित हैं। तो तर्क इसका है कि इनके भंडारण सीमित है। भंडारण सीमित है मतलब कि ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। वही कहता है भंडारण सीमित है, ये बढ़ता नहीं है। और सेकेंड पॉइंट, इनके उपयोग से समाप्ति के बाद प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो ऐसे दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे जिसे आप समापन योग्य या अनवीकरणीय कह सकते हैं। समापन योग्य भूतापीय ऊर्जा से क्या समझते हैं? भूतापीय ऊर्जा से क्या समझते हैं? तो पृथ्वी के अंदर कुछ स्थानों का ताप बहुत अधिक होता है। ऐसे स्थानों को तप्त स्थल कहा जाता है। तप्त स्थल, जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो वाष्प बनकर उड़ता है, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर कुछ स्थानों का ताप बहुत अधिक होता है। ऐसे स्थानों को तप्त स्थल कहा जाता है। जहाँ ताप अधिक रहता है ऐसे स्थान को तप्त स्थल कहा जाता है। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो वाष्प बनकर उड़ता है, जिनका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा का उपयोग है भूतापीय ऊर्जा का, वह विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ही किया जाता है। अब 10 नंबर देखिए। जीवाश्म और सौर ऊर्जा की तुलना करें। एक जीवाश्म और एक सौर ऊर्जा दोनों की तुलना करना है। तो जीवाश्म और सौर ऊर्जा की तुलना निम्नलिखित है। ये जीवाश्म ईंधन, ये सौर ऊर्जा। तो पहला पॉइंट है, ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है और ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इससे प्रदूषण फैलता है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, लेकिन सौर ऊर्जा से प्रकाश पराबैंगनी किरणें निकलती है जो हमारे त्वचा, कैंसर ये सभी को प्रभावित करती है। थर्ड, इसकी मात्रा सीमित है। जीवाश्म ईंधन की मात्रा सीमित है लेकिन सौर ऊर्जा की मात्रा असीमित है। और चौथा पॉइंट है, किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन इसका उपयोग केवल सूर्य की उपस्थिति में होता है। सूर्य उगे हैं तभी ना इसका उपयोग कीजिएगा। लेकिन जीवाश्म ईंधन का किसी भी समय आप उपयोग कर सकते हैं। रात में, बरसात के दिनों में, जैसे सूर्य गायब हो जाते हैं। तो ये जीवाश्म और सौर ऊर्जा की तुलना करें हम। सोलर कुकर के उपयोग से क्या लाभ तथा क्या हानियां हैं? सोलर कुकर का जो उपयोग हम लोग करते हैं तो उससे क्या लाभ और क्या हानि है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सोलर कुकर की उपयोगिता सीमित है? आइए पहले लाभ जानते हैं। क्या लाभ है सोलर कुकर के उपयोग से? तो इसमें किसी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होता है, अतः यह सस्ता ईंधन है। इसका उपयोग बहुत आसान है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है तथा इसके द्वारा
बनाए गए भोजन में पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। कह रहा है इसका लाभ कि इसमें किसी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होता है, अतः यह सस्ता ईंधन है। इसका उपयोग बहुत आसान है। इसका आसान है, इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है तथा इसके द्वारा बनाए गए भोजन में पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। पौष्टिक तत्व जो है, जैसे चावल ले लिया, चावल में जो पौष्टिक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट ये सब हो गया, तो ये सौर ऊर्जा से जब बनाइएगा तो इसमें पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होगा, वही कह रहा है। अभी लाभ हो गया, हानि जानेंगे। इससे खाना पकाने में अधिक समय लगता है। हानि है इसका कि खाना पकाने में तो अधिक समय लगता है। इसका उपयोग केवल सूर्य की उपस्थिति में किया जा सकता है। यह ठंडे स्थान पर उपयोगी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इसका उपयोग सीमित है, जैसे ध्रुव पर 6 महीना तक सूर्योदय नहीं होता है, इसलिए वहाँ काफ़ी कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त वर्षा वाले क्षेत्र में भी इसका उपयोग सीमित है। सीमित यानी जहाँ सूर्य नहीं उगते हैं वहाँ सीमित रहता है। तो ये लाभ, हानि और इसके क्षेत्र तीनों क्वेश्चन हो गए। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या हैं? ऊर्जा के खपत कम करने के उपाय लिखे हम। जनसंख्या में वृद्धि तथा औद्योगिक कल कारखाने स्थापित होने से ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण निम्नलिखित पर्यावरणीय परिणाम सामने आए हैं। ऊर्जा के इस बढ़ती मांग के कारण ऊर्जा के स्रोत समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऊर्जा के स्रोत। और सेकंड पॉइंट है, इसके अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो ये प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, जनसंख्या में वृद्धि तथा औद्योगिक कल कारखाने स्थापित होने से ऊर्जा की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के बढ़ती मांग के कारण निम्नलिखित पर्यावरणीय परिणाम सामने आए हैं। पहला, ऊर्जा के इस बढ़ती मांग के कारण ऊर्जा के स्रोत समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। समाप्त हो जाएंगे वो। और सेकंड, इसके अधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अब ऊर्जा को खपत करने के उपाय। तो पहला है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएंगे तो ऊर्जा कम खपत होगा। ऊर्जा के विवेकपूर्ण एवं विभिन्नता से उपयोग। ईंधन बचाने वाली युक्ति का उपयोग, जैसे प्रेशर कुकर, ओवेन आदि का उपयोग किया जाए। और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। यह सभी करने से जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं, इन्हें हम खपत को कम करने के उपाय में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऊर्जा के बचा सकते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे अच्छा। कोयला का डिटेल में
पढ़ना है आपको तो क्लास 12 के फिजिक्स में मिलेगा कोयला के डिटेल में पढ़ने के लिए। तो वो कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे कोयला का पूरा अच्छे से कि हाँ कोयला के बारे में अच्छे से बता दीजिए। तो एक वीडियो कोयला पर बना देंगे, एक वीडियो पेट्रोलियम पर बना देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौदह नंबर है जैव विद्युत ऊर्जा। जैव विद्युत ऊर्जा स्रोत और जल विद्युत ऊर्जा स्रोत की तुलना करें। एक तरफ जैव विद्युत ऊर्जा स्रोत लिख देंगे और एक तरफ जल विद्युत ऊर्जा स्रोत लिख देंगे। और पहला पॉइंट है इसे कम लागत में कहीं भी लगाया जा सकता है जैव विद्युत ऊर्जा। और जल विद्युत ऊर्जा इसे लगाने के लिए नदी पर बड़े बड़े बांध का उपयोग किया जाता है। जैव विद्युत ऊर्जा को कम लागत में कहीं भी लगाया जा सकता है और जल विद्युत ऊर्जा को लगाने के लिए नदी पर बड़े बड़े बांध का उपयोग किया जाता है। और इसमें जंतुओं तथा पौधों के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इसमें संग्रहित जल का स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और इसके जलने से वायु प्रदूषित होता है और इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। यही दोनों में तुलना या अंतर होता है। टोटल 3 पॉइंट था। इसे कम लागत में कहीं भी लगाया जा सकता है। इधर था कि इसे लगाने के लिए नदी पर बड़े बड़े बांध का उपयोग किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है इसमें जंतुओं तथा पौधे के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इसमें संग्रहित जल का स्थितिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है इसमें इसके जलने से वायु प्रदूषित होता है और इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है जल विद्युत ऊर्जा से। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर देखेंगे। टोटल प्रश्न की बात करें तो टोटल प्रश्न 27 प्रश्न है और 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के। तो ये पार्ट हम आपको अच्छे से बता देंगे तो एक आपका भौतिक विज्ञान का एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा टोटल 6 पार्ट का। तो एक अच्छा सा नोट्स ज़रूर बनाइए और उसको पढ़िए। 100% क्वेश्चन आएंगे इसी नोट्स से। चलिए तो 15 नंबर देखिए, बायोमास या जैव मात्रा क्या है। पेड़ पौधों तथा जानवरों के शरीर में उपस्थित जैव पदार्थ को जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। तो पेड़ पौधों तथा जानवरों के शरीर में उपस्थित जैव पदार्थ को जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। सौर स्थिरांक से क्या समझते हैं। 16 नंबर है, सौर स्थिरांक से क्या समझते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत दिशा पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फिर से देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तब 17 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग लिखें। नाभिकीय ऊर्जा का निम्नलिखित उपयोग है।
पहला, विद्युत उत्पादन में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, युद्ध क्षेत्र में, सुरक्षा में। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में है, अंतरिक्ष अनुसंधान में, युद्ध क्षेत्र में, सुरक्षा में। तो ये प्रश्न संख्या 17। अब 18 देखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा से क्या समझते हैं? तो जब किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से बमबारी की जाती है तो वह नाभिक विखंडित हो जाती है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है जब किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से बमबारी की जाती है, परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से बमबारी की जाती है तो वह नाभिक विखंडित हो जाती है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन की क्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति हो जाती है जो आइंस्टीन जो वैज्ञानिक है उनका समीकरण E बराबर डेल्टा mc², ये त्रिभुज जो इसको डेल्टा कहते हैं, तो E बराबर डेल्टा mc² के अनुसार ऊर्जा में परिणत हो जाती है। यह E जो ऊर्जा है डेल्टा m द्रव्यमान में कमी और c प्रकाश का वेग, इसको डेल्टा पढ़ते हैं त्रिभुज आकार को। डेल्टा या डेल mc²। नोट, नाभिकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV में व्यक्त किया जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। आइए फिर से, जब किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से बमबारी की जाती है तो वह नाभिक विखंडित हो जाती है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की क्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति हो जाती है जो आइंस्टीन के समीकरण E बराबर डेल mc² के अनुसार ऊर्जा में परिणत हो जाती है। यहाँ E जो है ऊर्जा है और डेल m द्रव्यमान में कमी, c प्रकाश का वेग। नाभिकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। नाभिकीय अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाते हैं। जो परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब किसी परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन परस्पर टकराते हैं तो मूल कणों से बिल्कुल भिन्न प्रकार के कण उत्पन्न होते हैं। उच्च वेग वाले 2 प्रोटॉन के परस्पर टकराने के फलस्वरूप एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है और 2 नए कण पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया, परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें होने वाली अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे जब किसी परमाणु के
नाभिक में दो प्रोटॉन परस्पर टकराते हैं, देखिए पी प्रोटॉन प्रोटॉन दो को लिख दिए, दोनों टकराते हैं तो मूल कणों से बिल्कुल भिन्न प्रकार के कण उत्पन्न होते हैं। मतलब मूल कण जो है प्रोटॉन, उससे भिन्न प्रकार के कण उत्पन्न होते हैं। तो उच्च वेग वाले दो प्रोटॉन के परस्पर टकराने के फलस्वरूप एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। एक प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन में बदल जाता है, वही कह रहा है। और दो नए कण पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो उत्पन्न करते हैं। तो पॉजिट्रॉन एवं न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तब प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन अभिक्रिया करके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो का निर्माण करते हैं। तो ही नाभिकीय अभिक्रिया का उदाहरण था। बीस नंबर कह रहा है नाभिकीय संलयन से क्या समझते हैं। जो नाभिकीय संलयन है इससे क्या समझते हैं। तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य तथा तारों से नाभिकीय संलयन जो है, सूर्य और तारों से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप ही ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए कह रहा है कि ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य तथा तारे से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप ही ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रश्न संख्या 20 हो गए। और 21 नंबर देखेंगे हम। नाभिकीय विखंडन से क्या समझा। पहले था नाभिकीय संलयन, अब जानते हैं विखंडन। संलयन में जुड़ेगा और विखंडन में टूटेगा। तो वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी तथा अस्थायी नाभिक विखंडित होकर, जो भारी है और अस्थायी है, विखंडित होकर दो हल्के एवं अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होती है। कह रहा है वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप एक भारी और अस्थायी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के एवं अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होती है। मतलब कि ये मान लीजिए कि ये एक भारी नाभिक है, भारी है और अस्थायी है। ये जो है नाभिक है भारी और अस्थायी है। इस दो हल्के एवं अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे एक दो गो हल्का हल्का में परिवर्तित हो गया और अस्थायी में। समझ गए। तो यही होता है। मतलब कि वो भारी नाभिक अस्थायी जो है विखंडित होकर दो हल्के एवं अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होती है। जैसे 1 से 2 हो गया, तो विखंडन से ही हुआ है। बाईस नंबर देखिए हम। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करें। हम पहले नाभिकीय संलयन बताएं, उसके बाद विखंडन बताएं। अब दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे हम। एक तरफ लिख दीजिएगा नाभिकीय संलयन
और एक तरफ लिखिएगा नाभिकीय विखंडन। फर्स्ट पॉइंट, इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन में दो हल्का नाभिक मिलकर एगो भारी नाभिक का निर्माण करेगा। और ठीक उल्टा नाभिकीय विखंडन में होता है उल्टा, इसमें एगो भारी नाभिक टूटकर दो हल्का नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। देखिए दोनों एकदम सेम है। इसमें दो हल्का परस्पर संयुक्त जुड़कर एगो भारी नाभिक का निर्माण करेगा और इसमें एगो भारी नाभिक टूटकर दो हल्का नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है। नाभिकीय संलयन है प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है और नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होता है। प्रेरित होता है मतलब कि उससे जुड़ा होता है। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें जो है श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है और इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। मतलब एक से दो होगा, फिर दो में एक और टूट के उसमें श्रृंखला बना लेगा, लेकिन इसमें श्रृंखला नहीं बनेगा। नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला बनता है। देखिए इसका ये एक भारी नाभिक है, इससे दो टूटा है, एगो इसमें एगो इसमें, फिर ये दो टूटेगा इसमें इसमें, फिर इसमें दो टूटेगा इसमें इसमें, फिर इसमें दो टूटेगा। ऐसे ऐसे होते रहता है नाभिकीय विखंडन में। और नाभिकीय संलयन में दो हल्का नाभिक मिलकर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेगा। इसका काम खत्म हो गया। और चौथा पॉइंट है, इसमें भाग लेने वाले कणों का वेग अति उच्च होता है और नाभिकीय विखंडन में भाग लेने वाले कणों का वेग मंद होता है, यानी धीमी होता है। तो ये प्रश्न संख्या 22। 23 नंबर है, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका क्या महत्व है। तो पहला, यह अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने का साधन है। यह अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने का साधन है। किसी नाभिकीय शक्ति संयंत्र द्वारा प्राप्त। और थर्ड, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक तौर पर किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग है उसका विभिन्न क्षेत्र में व्यापक यानी बड़े तौर पर बहुत जगह पर किया जाता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न, राज्यों के जल संग्रह को लिखें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ये टोटल 9 राज्य का लिखा हुआ है ना, इसमें से एक राज्य का हमेशा देता है, समझ गए। 9 में से किसी एक को हमेशा देता रहता है। एक तरफ लिख दिए राज्य और एक तरफ जल संग्रह। तो बिहार का जल संग्रह आहर पाइन है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ताल और बंधीस, और उत्तर प्रदेश तो ताल और मध्य प्रदेश तो बंधीस। हिमाचल प्रदेश कहेगा नहीं सुनिए, बिहार का तो आहर पाइन और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का ताल और बंधीस दोनों का है। अगर उत्तर प्रदेश तो ताल और बंधीस, मध्य प्रदेश तो ताल और बंधीस, इसका मतलब हुआ। 3 नंबर हिमाचल प्रदेश का एक कुल्ला। 4 नंबर है राजस्थान का टांका और खादीन जल संग्रह। 5 नंबर रखिए महाराष्ट्र ताल बंधा रस। केरल का है सुरंगम। जब हम एग्जाम दिए थे तो ये केरल का दिया था। केरल का क्या होता है। 7 नंबर कर्नाटक का कटा। 8 नंबर है तमिलनाडु का एरिस और झारखंड का आहर पाइन चुआ तालाब। झारखंड बिहार में सब आहर पाइन तो लेवे करेगा
और साथ में चूहा तालाब भी उसका है। तो इस प्रकार टोटल 9-10 राज्यों का जल संग्रह हम बता दिए। इसमें से हमेशा एगो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो इसको दिमाग पर रख लीजिएगा। 25 नंबर, बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस आते हैं? बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस आते हैं? बायोगैस, तो बायोगैस या जैव गैस मुख्यतः मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है का मिश्रण है। जो बायोगैस है इन गैसों का मिश्रण है। इसमें 15% मेथेन होता है, इसलिए इसे उत्तम ईंधन भी कहा जाता है। बायोगैस को उत्तम ईंधन कहने का मुख्य कारण है कि इसमें 15% मेथेन होता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी हम केमिस्ट्री में बताएंगे। कार्बन तथा उसके यौगिक पाठ का नाम है, लेसन 4 है, उसी में ये सब मेथेन एथेन सब पढ़ना है। तो चलिए 25 नंबर हो गए हैं कि बायोगैस या जैव गैस मुख्यतः मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का मिश्रण है। इसमें 75%, ये 75 लिखा हुआ है 75, इसमें 75% मेथेन होता है, 15% और गैस होता है, इसलिए इसे उत्तम ईंधन भी कहा जाता है। तो बायोगैस में 75% मेथेन होता है, इसलिए इसे उत्तम ईंधन कहा जाता है, उत्तम ईंधन। चलिए 26 नंबर, सौर पैनलों के 2 उपयोग लिखे। सौर पैनल जो है उसका 2 उपयोग लिखना है। तो सड़कों पर प्रकाश करने में और जल पंप चलाने में। सड़कों पर प्रकाश करने में, जल पंप चलाने में, ये 2 उपयोग सौर पैनल के हो गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर, इसके बाद ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत एवं अनवीकरणीय स्रोत से क्या समझते हैं? कह रहा है ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोत से क्या समझते हैं? तो पहले नवीकरणीय स्रोत समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अनवीकरणीय समझेंगे। तो नवीकरणीय स्रोत, वे स्रोत ऊर्जा की उत्पत्ति तब तक करने की योग्यता रखते हैं जब तक हमारा सौर मंडल विद्यमान है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सागर की तरंगे, परमाणु ऊर्जा आदि नवीकरणीय स्रोत हैं। और जब तक सूर्य रहेगा, जब तक उसका योग्यता है सूर्य का, जैसे सुबह 7 बजे 6 बजे उग जाते हैं और शाम को 4-5 बजे डूब जाते हैं, तो इतने ही घंटा ना उनका पास योग्यता है, तो वही नवीकरणीय स्रोत हैं। चलिए अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के ये स्रोत लाखों वर्ष पहले विशिष्ट स्थितियों में बने थे। एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद इन्हें बहुत लंबे समय तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय में वे स्रोत ऊर्जा की उत्पत्ति तब तक करने की योग्यता रखते हैं जब तक हमारा सौर मंडल विद्यमान है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सागर की तरंगे, परमाणु ऊर्जा आदि नवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के ये स्रोत लाखों वर्ष पहले विशिष्ट स्थितियों में बने थे। एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद इन्हें बहुत लंबे समय तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। जीवाश्मी ईंधन
ये सभी जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम सब जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म यानी जीव के अंश के द्वारा बना है। चलिए, इस टोटल 27 प्रश्न हम लोग पढ़ लिए। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत का, लेसन 6। चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक तो मेथेन है 75%। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो यानी जल, हाइड्रोजन जो कहते हैं ना, तो हाइड्रो यानी जल। बायोगैस का संयंत्र का उत्पाद क्या है? उर्वरक। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? कह रहा है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क। पवन विद्युत जनित्र यानी पवन चक्की। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति आवर। पवनों का देश यानी कि जहाँ देखिएगा कि बड़े बड़े अथी लग रहते हैं, उसमें घूमते रहते हैं, पंखा का टाइप में 3 गो उसमें पंखी रहते हैं, वही घूमते रहते हैं ऊंचा ऊंचा पर लगाकर टावर टाइप में। वही पवन विद्युत जनित्र उसको कहा जाता है, या पवन चक्की। तो उसकी चाल जो होती है 15 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा। चलिए 6 नंबर देखिए, यूरेनियम 92, या यूरेनियम का जो परमाणु संख्या है 92 और परमाणु द्रव्यमान 235। तो यूरेनियम 235 के एक परमाणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है यूरेनियम 235 से। एक परमाणु के विखंडन से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। 7 नंबर, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन ईंधन। आठ नंबर, नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235। तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? जो पेट्रोलियम है किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? तो जीवाश्म, परंपरागत और अनवीकरणीय। जो पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन है, परंपरागत है और अनवीकरणीय है। सोलर कुकर के बर्तन की किस रंग से पेंटेड किया जाता है? सोलर कुकर जो बर्तन है उसको किस रंग से पेंट किया जाता है? तो काला। सौर जल ऊष्मक यानी हीटर। सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किस तरह के दिनों में नहीं किया जाता है? तो बादल के दिनों में। सौर जल ऊष्मक जो है हीटर का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किस तरह के दिन में नहीं किया जाता है? तो बादल के दिन में, जैसे बादल लगाए हुए तो उस नहीं किया जाता है।
14 सौर पैनल कैसे बनाया जाता है? जो सौर पैनल है कैसे बनाया जाता है? तो अनेक सौर सेलों के संयोजित करके हम किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सौर सेल बनाने में किया जाता है तो सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। जो एलपीजी है उसका मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इन दोनों का मुख्य अवयव है। ये दोनों हैं अवयव एलपीजी का मुख्य अवयव, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम था कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो दहन। ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो दहन किया जाता है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? जो परमाणु बम है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। यूरेनियम के दो समस्थानिक कौन कौन से हैं? यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं और कौन कौन है? तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक अस्थायी है? तो 235 जो है अस्थायी है। यूरेनियम 235 यह अस्थायी यूरेनियम का समस्थानिक है और 238 जो है अस्थायी है। सौर स्थिरांक का क्या मान है? तो 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर या 1.4 किलो जूल। नाभिकीय ऊर्जा में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो द्रव्यमान। नाभिकीय ऊर्जा में जो ऊर्जा का स्रोत है द्रव्यमान होता है। सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा। सोलर कुकर में जो भोजन पकाते हैं किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो सौर ऊर्जा का। सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? जो सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय संलयन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो उच्च वेग वाले प्रोटॉन। जो नाभिकीय विखंडन है किसके द्वारा प्रेरित होता है? नाभिकीय विखंडन तो मंद वेग वाले न्यूट्रॉन। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसा पौधा है
जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो गन्ना। कौन ऐसा पौधा है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो गन्ना जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ये टोटल 27 प्रश्न सब्जेक्टिव और 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव। ऊर्जा के स्रोत पाठ से हो गए। अब अगले वीडियो हम केमिस्ट्री का लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया का बनाएंगे। तो अब धन्यवाद।